तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सन 1947 में भारत की आजादी के बाद का भारत का राजनीतिक इतिहास किस तरह रहा था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1950 में भारत के प्रथम चुनावों के बाद तत्कालीन रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ध्यान देना बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1950-51 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ऐतिहासिक रूप से वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के सदस्य थे और इस वजह से लगातार उन्हें चुनावों में जीत मिलती रही और ऐसा ही चलता रहा सन 1961 के चुनावों तक। लेकिन तभी क्या होता है, सन 1962 में चाइना के आक्रमण के बाद, भारत की पराजय के बाद और कई सारे अंदरूनी संकटों के कारण हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु सन 1964 में हो जाती है। कब हो जाती है? सन 1964 में हो जाती है। तो इनकी मृत्यु सन 1964 में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद देश के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि अब कांग्रेस और देश की कमान कौन संभालेगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे एक महान नेता की मौत के बाद आखिरकार कौन इस देश की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाला था। तभी कांग्रेस ने मानो काफी आसानी से इनकी स्थान पर एक नवीन प्रधानमंत्री और एक महान प्रधानमंत्री को चुन लिया, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ये नाम ही काफी था और कांग्रेस में किसी भी नेता ने इनके नाम के खिलाफ खड़े होने की चेष्टा नहीं करी और अंततः लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुन दिए गए। ही वाज सिलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय द कांग्रेस पार्टी विदाउट एनी ऑपोजिशन। और यहां पर 1964 में हमारे नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन गए। 1965 में इन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को संभाला। उस समय भारत के अंदर खनन का संकट पैदा हो गया था, खाने का संकट पैदा हो गया था। वो देश जहां पर 80% किसान थे, वो देश जहां के 80% लोग सिर्फ खेती से संबंधित कार्यों में लगे पड़े थे, पहली बार ऐसा हुआ कि उस देश के अंदर लोगों के पास खाने का संकट आ गया और ऐसी स्थिति आ गई कि लाल बहादुर शास्त्री को वो अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। देखो, जिस समय भारत में अमेरिका से गेहूं आया और वह गेहूं वो गेहूं था जो अमेरिका अपने देश में सुअरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उस गेहूं को देखा तो ये भावुक हो गए और इन्होंने उसी समय एक परिकल्पना करी थी, एक सपना देखा था कि भारत खनन में, खान पान में अपने ऊपर आत्मनिर्भर होगा। इन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। इन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सपना दिखाया था, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर भारत और एक बेहतर जीवन का। इसीलिए इनको हमारे देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक कहा जाता है। अगर आगे बात की जाए, इन्होंने सन 1964 से लेके सन 1966 तक भारत का कमान संभाला। लेकिन सन 1966 में 10 जनवरी के दिन जब भारत पाकिस्तान के युद्ध का शांति प्रस्ताव यूएसएसआर से आया, ताशकंद नाम के शहर के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक मीटिंग में मौजूद थे, जिसके बाद इनके बीच में शांति समझौता हुआ और अगले ही दिन आकस्मिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री मृत अवस्था में यानी मरे हुए वहां पर मिले। देश उनके खो जाने से, देश उनके चले जाने से मानो अनाथ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि अब भारतीयों को पता ही नहीं था कि आखिरकार हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और किसमें इतनी क्षमता है जो इस देश को आगे ले जा पाएगा। कांग्रेस के अंदर विवाद पैदा हो गया कि अब अगला प्रधानमंत्री आखिरकार किसको बनाया जाएगा। पहली ओर इंदिरा गांधी थी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और दूसरी तरफ उन्हीं की चुनौती में खड़े थे मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। अब देखो, मोरारजी देसाई अपने आप में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजादी के पहले का भारत देखा था। उन्होंने गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं के साथ भारत की आजादी में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाकी नेता चाहते थे कि इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसमें उनका फायदा क्या था? फायदा तो बहुत सारा था और उसमें से एक फायदा यह था कि इंदिरा गांधी अभी कम उम्र की थी और इंदिरा गांधी का फायदा उठाया जा सकता था। उनको ऐसा लगा, उन्हें पता थोड़ी ना कि इंदिरा गांधी तो आने वाले समय में फिल्म बन जाएंगी। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को अत्यधिक मतदान से मोरारजी देसाई के सामने जितवा दिया। भाई मोरारजी देसाई सैड, इनके तो आंसू निकल गए कि भैया दीदी ने क्या करवा दिया हमारे साथ। लेकिन दीदी तो दीदी ठहरी। इन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, प्रधानमंत्री तो अब बन गए हम, और जब ये प्रधानमंत्री बनी
इन्होंने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लोगों ने सोचा था इंदिरा का उठाएंगे फायदा, और इंदिरा तो भैया परी निकली, उड़ गई। और इन्होंने वो उड़ान भरी कि इतिहास आज भी गवाह है कि अगर भारत में औरत के शरीर में किसी मर्द ने जन्म लिया तो वो इंदिरा गांधी था। और इंदिरा गांधी के अलावा शायद भारत में कोई इतना गद्दावर और कठोर फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री शायद ही देखा होगा। तो अब पढ़ते हैं इंदिरा गांधी को कैसे चुना गया। 1967 में हुए कांग्रेस के अंदरूनी चुनावों में मोरारजी देसाई को हराकर इंदिरा गांधी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? इंदिरा गांधी की सरकार बनी। तो इंदिरा गांधी की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे चुन ली गई। सभी सोच रहे थे इंदिरा गांधी का फायदा उठाएंगे, अब देखते हैं क्या हुआ। अब 1967 के बाद से ही इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के अंदर अपने नजदीकी लोगों को, नौजवानों को और नवीन नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया। वे सभी नेता जिनसे इनकी नहीं बनती थी या जिनसे इनको ऐसा लगता था कि वो इनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते, अपनी पार्टी से दूर रखना इन्होंने शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, 1967 के बाद कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर विवाद पैदा होने लगे। इंदिरा गांधी अब फैसलों में किसी से भी पूछती नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अन्य नेताओं की बातें तक सुनना बंद कर दिया। इंदिरा गांधी तो भैया कही आई एम अ सिंगल वुमेन, ये अकेले ही कूदने लगी, अकेले ही चलने लगी। बाकी नेताओं से जोड़ लिए इन्होंने हाथ और कहा भैया यहीं तक था हमारा साथ, अब आप दूर हम दूर। और भैया ये आगे बढ़ी, इन्होंने कठोर फैसले लिए और इससे कांग्रेस के भीतर ही इनके खिलाफ विवाद पैदा हो गए। दो विवाद बड़े थे, देखो ध्यान देना भाई, दो विवाद पैदा हो गए। एक विवाद कांग्रेस का भीतरी विवाद था, जो सबसे बड़ा विवाद था अंदरूनी तौर पे, वो था भैया आपका राष्ट्रपति चुनावों में इंदिरा गांधी ने वे कैंडिडेट जो कि कांग्रेस से नहीं थे, इंदिरा गांधी ने जबरन तरीके से, कहा जा सकता है, ये शॉर्ट वीडियो, अगली वीडियो हम इस पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि आखिरकार पूरा केस हुआ क्या था। इंदिरा गांधी ने जबरन तरीके से अपनी इच्छा से अपनी मर्जी का राष्ट्रपति चुनवा दिया, जो कि कांग्रेस से था भी नहीं। मतलब कांग्रेस की होते हुए इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रपति प्रत्याशी को हरवा दिया, ये जताने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, देखो आई एम द बॉस। और ये सच में बॉस थी। इन्होंने राष्ट्रपति चुनावों में वोट डालने वालों को पता है क्या कहा? इन्होंने कहा अपने हृदय, अपने दिल, अपनी अंतरात्मा की सुन के वोट डालना। तो कांग्रेस को वोट डालने की जरूरत है या नहीं है, तुमको सोच लो भैया। और सब जानते थे इंदिरा गांधी चाहती क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने उन्हीं के पक्ष में वोट डाला और गैर कांग्रेस निर्दलीय, भैया किसी पार्टी से नहीं था, उस बंदे को उसने जितवा दिया। तो शी वॉज ग्रेट, अपने आप में कहा जा सकता है महान महिला थी। उसके बाद क्या हुआ, इसी समय इंदिरा गांधी का बड़े पैमाने पे कांग्रेस के अन्य नेताओं से विवाद भी ठहर गया। अब राष्ट्रपति चुनावों के बाद क्या हुआ, कांग्रेस दो भागों में सीधे तौर पे बंटती हुई हमें दिखाई दी। एक था कांग्रेस आर और एक था कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर ये इंदिरा गांधी वाला पक्ष था और कांग्रेस ओ ये मोरारजी देसाई जेपी नारायण वाला पक्ष था। जेपी नारायण और मोरारजी देसाई जैसे नेता थे और इसमें इंदिरा गांधी थी। अब यहां पर क्या हुआ, आने वाले समय में राष्ट्रपति चुनावों के बाद कांग्रेस हो, इसको कहा जाता है सिंडिकेट, इसको कहते हैं सिंडिकेट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको सिंडिकेट कहा जाता है। सिंडिकेट मतलब ऐसा लोगों का ग्रुप जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी में रहते हुए कार्य कर रहे थे। इन्होंने राष्ट्रपति चुनावों के बाद इंदिरा गांधी को यह कहते हुए कांग्रेस से बाहर निकाल दिया कि वह पार्टी के विरुद्ध, पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। तो इंदिरा गांधी को पार्टी निकाला दे दिया गया। इंदिरा गांधी जैसे ही बाहर आई, उन्होंने बोला तुम मुझे क्या पार्टी से निकालोगे, तुम मुझे पार्टी से क्या निकालोगे, ये पार्टी तो मेरे बाप दादाओं की है, मैं तुम्हारी पार्टी को नहीं, मैं तुमको पार्टी से निकाल रही हूं। इसने बोला जहां मैं वहां कांग्रेस, यानी कि मैं जहां पर हूं वही कांग्रेस है, तुमने मुझे पार्टी से नहीं निकाला, मैंने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया। और इंदिरा गांधी ने ये आगे प्रूव भी करके दिखाया, देखेंगे किस तरीके से। तो यहां पर कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। अब कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी की अब सरकार गिरने वाली थी, ज्यादातर मंत्रियों ने उनको छोड़ दिया, ज्यादातर एमपीस ने उनको छोड़ दिया, तो उस समय साउथ इंडिया की पार्टी थी जिसका नाम था डीएमके। डीएमके मतलब ये तमिलनाडु की एक पार्टी है। तो डीएमके ने कांग्रेस को समर्थन दिया और इस समर्थन के आधार पे कांग्रेस ने सन 1969 से सन 1971 के बीच में सरकार चलाई। अब 1969 से 1971 में क्या हुआ, 1969 से 1971 के बीच क्या हुआ भाई, जो कुछ भी हुआ उसे आप कांड की कैटेगरी में रख सकते हो।
समझ में आया? अब यहां पर इंदिरा गांधी को ना मौका मिल गया था और इंदिरा गांधी थी भारत की ओपनर, समझ रहे हो, एकदम सहवाग की तरह। इसने बोला जी बड़ा टारगेट है, छोटे मोटे में नहीं निपटाना। आते ही इन्होंने धुआंधार पारी खेलना शुरू कर दिया, एक बॉल पे छक्का तो दूसरे बॉल पे चौका, फिर छक्का फिर चौका, फिर छक्का फिर चौका। आखिरकार कर क्या रही थी इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ने 2 वर्षों के दौरान ऐसे बड़े फैसले लिए जो कि गरीबों के हितैषी यानी गरीबों के फायदे में थे। और आप सभी जानते हो देश की ज्यादातर आबादी क्या थी? गरीब। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों को फायदा देने वाला काम कर रही थी। तो 2 वर्षों में इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इन्होंने सारे बैंकों को अपने कब्जे में ले लिया और बैंकों को बोला भाई देखो तुम गरीबों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, आप गरीबों की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आप गरीबों के खाते नहीं खोलते, गरीबों के क्षेत्र में जाके आप ब्रांचेस नहीं खोलते, भैया गरीबों को अपनी दुकान से भगा देते हो। ब्रांचेस दुकान ही चल रही थी उस समय, प्राइवेट था, भगा देते हो भैया। इंदिरा गांधी ने बोला ना ना ना, अब ऐसा नहीं होगा, हमारे बैंक तो गरीबों के बैंक है, सरकारी बैंक है, जाओ अब जाके उन जगहों पर बैंक के नए ब्रांचेस खोलो जहां पर आज तक खोला नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में भेज दिया इस लड़की ने, कहा आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, बिहार जाओ, झारखंड जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, उड़ीसा जाओ, वहां पर जाओ जहां पर आज तक कोई गया नहीं। गांव गली गली में इन्होंने बैंकों का प्रसार कर दिया। अब इसने दूसरा काम क्या किया? इसने जिसे बोलते हैं भूमि सुधार, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। हमारे देश के अंदर जमींदारी व्यवस्था थी, ज्यादातर जमीन के टुकड़े उन लोगों के पास हुआ करते थे जो कि सिंगल ओनर्स होते थे, जिन्हें जमींदार कहा जाता था, और लोग पटाई पर किराए पर खेती किया करते थे। भाई बताओ, एक देश जिसकी आबादी 80% कृषि पर निर्भर है, वहां ज्यादातर लोगों पर अपने खेती नहीं है। इंदिरा गांधी ने बोला नहीं 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 भैया, ये तो कॉलोनियल सिस्टम है, अंग्रेज चचा छोड़ के चले गए, हमें तो मजबूरी में मानना पड़ रहा है। इन सभी से जमीनों को छीनो और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करो। क्या करो भाई? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का दोबारा से बंटवारा करो। वे गरीब किसान जिनके पास आज तक खेत नहीं थे, उनको भी खेत प्रदान किए जाएं। दैट इज कॉल्ड लैंड अलॉटमेंट। अब भाई सोचो, जिस बंदे ने पिछले 3, 4, 10 पीढ़ियों में खेत नहीं देखे, उसके लिए तो इंदिरा गांधी मैया बन गई। ओ मैया यशोदा, मैं तेरा कन्हैया, आज के बाद मैं तेरा ही गुणगान गाऊंगा, तुझे ही घर में रख के पुजाऊंगा। तो ये सारे लोग जो बेचारे गरीब थे, जिन्होंने खेत नहीं देखे, इनके बाप दादा सब सिर्फ किराए के बटाई के खेतों पे खेती किया करते थे, अब इनको अपने खेत मिल गए। भाई अगर आपको कोई खेत दे दे और आप किसान हो, आपके लिए तो वो इंसान भगवान है ना। तो इंदिरा गांधी ने देखो, भारत के करोड़ों लोगों के भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ देवता स्वरूप तो उनको स्वीकार करवा ही लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लैंड रिफॉर्म कर दिया। अभी रुको, ये लड़की और कुछ करने वाली है। इंदिरा गांधी ने तीसरा कांड क्या कर दिया? ये जीने नहीं देगी अपने विपक्षियों को। मोदी जी तो फिर भी नर्म है, इंदिरा गांधी ना सिर्फ गर्म थी बल्कि बुद्धि से एकदम भवाल। तो तीसरा कांड क्या किया? पहला कांड बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा कांड भूमि सुधार कर दिया, तीसरा कांड यहाँ पर देश में ना बड़े बड़े रजवाड़ों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिली हुई थी, जिसको बोलते हैं प्रीवी प्रेस। तो इसने प्रीवी प्रेस को भी समाप्त कर दिया। एंड ऑफ प्रीवी प्रेस। क्या कर दिया? एंड ऑफ प्रीवी प्रेस। उन्हें जो स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार मिले थे 1947 के डिवीजन के बाद, वो सभी उनसे छीन लिया और कहा देखो भैया रजवाड़े हो गए अपने घर में, समझ में आया? अपने घर में बोल लेना कि तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद कानून के सामने, देश के सामने, संविधान के सामने तुम वही नागरिक हो जो कि तुम्हारा नौकर, जो कि तुम्हारे बगल में रहने वाला कोई व्यक्ति। तो सबको एक बराबर कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा काम इन्होंने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। भाई लोगों की जमीनें बटी हुई थी, थोड़ी जमीन वहां पर, थोड़ी जमीन वहां पर, थोड़ी जमीन उस पार, थोड़ी जमीन इस पार। सोचो गंगा के किनारे रहते हो, गंगा के इस पार आपकी 1 बीघा जमीन, गंगा के उस पार आपकी 1 बीघा जमीन। भाई ट्रैक्टर खरीदोगे तो उस पार कैसे ले जाओगे? समझ रहे हो? अच्छे बीज खरीदो, उस पार कैसे ले जाओगे? या तो खेती इस पार अच्छे से हो पाएगी, खेती उस पार अच्छे से हो पाएगी। इंदिरा गांधी ने बोला टेंशन का है बात, अपन हियर। उसने उधर का जमीन लिया और इधर आपको 1 बीघा जमीन दिया। इससे क्या हुआ? एक इंसान का खेत एक ही जगह पे हो गया, जिससे वो अब ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर सकता था और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता था, ज्यादा पैदावार कर सकता था। तो यहां पर भी उसने गरीबों का दिल जीत लिया। अब देखो गरीबों के लिए क्या क्या कर दिया उसने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया,
भूमि सुधार कर दिया, प्रीवी प्रेस समाप्त कर दिया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर दिया। अब तो गांव गांव में बस एक ही डंका बज रहा था कि आएगा आएगा इंदिरा की सरकार दोबारा आएगा। तो यहां पर कांग्रेस में बस इंदिरा ही चल रही थी। देखो भारत में कुछ ही नेता हैं जिन्हें उनके नाम पर बवाल लोगों के बीच में फॉर्मेलिटीज मिली और कहा जाए तो बवाल लोगों ने उनको पसंद किया और उनको सेलिब्रिटी वाला एक स्टेटस दिया गया। आज मोदी जी को सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है, एक समय में इंदिरा गांधी को इससे भी बड़ा सेलिब्रिटी वाला स्टेटस दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर अपने जो फैसले किए थे ये गरीबों के पक्ष में किए गए फैसले थे। अब इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 तक, देखो 1969 से 1971 2-3 साल कांड किया, अब खूब काम किए। इसके बाद सीधा आके वो इलेक्शन कमीशन के सामने क्या बोलते हैं, अरे सुन रहे हो इलेक्शन कमीशन, क्या नाम था बेटा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव करवा दो, मैं चुनाव का इंतजार कर रही हूं। अभी तक क्योंकि काम नहीं किए थे तो चुनाव नहीं चाहिए थे, अब उन्होंने सीधा कहा चुनाव करवा दो। और फिर होते हैं 1971 के चुनाव। इंदिरा ने इसमें नारा दिया, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जबकि विपक्षी नेताओं के पास, मोरारजी देसाई, जेपी नारायण जैसे नेताओं के पास, विपक्षी नेताओं के पास कुछ खास वादे थे नहीं। और इंदिरा गांधी ने क्योंकि पिछले 2 सालों के दौरान व्यापक पैमाने पर काम भी किया था, इसलिए 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी प्रलय एकदम सुनामी की तरह आई और देश के अधिकतर सीटों पर विजयी रही और पूर्ण बहुमत की सरकार उसने दोबारा से बना ली। और 1971 के चुनावों में इंदिरा की विजय हुई और इंदिरा की कांग्रेस यानी कांग्रेस आर को ही असली कांग्रेस कहा गया। समझ में आया?